हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि कैपेसिटर प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालते हैं इन्फाइनाइटली स्लोली बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद, तो फिर क्या क्या चेंजेस आएंगे। वहाँ पे फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में भी पढ़ा था कि उसकी वजह से एक्सटर्नल एजेंट को नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि जिसमें बैटरी कनेक्टेड रखते हुए डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखिए, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C नॉट इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट एंड व्हेन चार्जिंग इज कंप्लीट then keeping the battery connected, space between plate is completely filled with dielectric slab of dielectric constant K. ठीक है, फर्स्ट पार्ट, find the following quantities before and after dielectric slab is placed. क्या क्या क्वांटिटीज हैं? कैपेसिटेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, तो देखो ये सिनेरियो है कि पहले V नॉट बैटरी से C नॉट कैपेसिटेंस को चार्ज करें। ठीक है, तो चार्ज के बाद उनके ऊपर चार्ज कितना आ गया? C नॉट V नॉट। ठीक, फिर उसके बाद जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाल दिया, बैटरी को कनेक्टेड रखते हुए डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर रहा है, तो बताओ कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? K C नॉट। और फिर उसके बाद चार्ज अब कितना हो जाएगा? तो K C नॉट कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाई V नॉट, मतलब चार्ज जो है वो K टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो ये चीज हो रही है। ठीक है, तो आपसे पहले पार्ट में इस डायग्राम को बना लीजिएगा और पहले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज बिफोर एंड आफ्टर, इनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, जरा खुद से इन सब चीजों को लिख डालो, फाइनल वाली क्वांटिटीज को, फिर उसके बाद मैं लिखता हूं। देखो, तो कैपेसिटेंस के मतलब के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद कैपेसिटेंस हो गया K C नॉट। अच्छा, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है तो इस बार पोटेंशियल जो पहले V नॉट था तो अभी भी फाइनल V नॉट के बराबर। चार्ज कितना हो जाएगा? तो ये बच्चा हो जाएगा K टाइम्स C नॉट V नॉट के बराबर। क्लियर है बात? ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K। अगर ऐसा सोच रहे हो तो आपका ये आंसर गलत है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K पिछली बार क्यों हुआ था? क्योंकि पिछली बार कैपेसिटर के ऊपर चार्ज जो था वो सेम था। ठीक है, इस बार चार्ज भी K टाइम्स इंक्रीज कर गया। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आप लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन डाइलेक्ट्रिक आ चुका है तो Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट को क्या लिखते? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते हैं ना। ठीक, अच्छा, अब जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड है E डैश, उसको कितना लिखोगे? Q डैश अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। Q डैश क्या चीज है? नया वाला चार्ज है। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब पड़ गया है इसलिए K से डिवाइड किया। अब जरा Q डैश की वैल्यू यहां पे पुट करो तो देखो क्या आता है। तो Q डैश की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, Q डैश की वैल्यू आई कितनी? जैसे यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी होगी? C नॉट V नॉट, तो ये होगा C नॉट V नॉट डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो गया। फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, Q डैश अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट, और Q डैश की वैल्यू लिखोगे K C नॉट V नॉट डिवाइडेड बाई K A एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब K से K कैंसिल, और यहाँ पे जो हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इनिशियल के बराबर ही आया। ठीक है, तो यहां पे ये चीज है। ठीक, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे भी निकाल सकते थे V बाई डी करके। तो पहले वाले प्रॉब्लम जो लास्ट क्लास में कराया था उसमें क्या हो रहा था? पोटेंशियल डिफरेंस भी K टाइम्स डिक्रीज कर जा रहा था। ठीक है, तो V नॉट बाई डी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था, बाद में डाइलेक्ट्रिक स्लैब के डालने के बाद पोटेंशियल V नॉट बाई K हो जा रहा था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई K हो जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है पूरे टाइम, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट के बराबर बना हुआ है, इस वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो V नॉट बाई डी पहले भी था, V नॉट बाई डी बाद में भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, एक ये लॉजिक दे सकते हो। दूसरा, हमने चार्ज के बारे में बताया कि डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद
इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स डिक्रीज होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चार्ज भी k टाइम्स इंक्रीज कर चुका है, तो चार्ज k टाइम्स इंक्रीज किया, तो इसका मतलब चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स इंक्रीज हुआ होता। लेकिन डाइलेक्ट्रिक आने की वजह से डाइलेक्ट्रिक k टाइम्स डिक्रीज कर देता है, तो k टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, k से डिवाइड हुआ, तो k से k कैंसिल होके बचा कितना, ओरिजिनल वही इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो होगा वो E नॉट के बराबर ही आप इसको लिखोगे, इज इक्वल टू E नॉट। ठीक है, कैलकुलेशन में या तो ये चीज दिखा लोगे या तो V नॉट बाई डी वाला भी लिख लोगे। ठीक है, अच्छा एनर्जी स्टोर्ड पे आते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड है पहले हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर, अब हो जाएगा हाफ सी नॉट की जगह के सी नॉट और वी नॉट स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल तो वही रहा। इस बार देखो एनर्जी बढ़ गया। तो आपके दिमाग में पहले एक डाउट आ सकता होगा कि जो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमने देखा था कि कैपेसिटर जो था, कैपेसिटर के अंदर जब डाइलेक्ट्रिक को फिल कर रहे थे तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर डिक्रीज कर जा रहा था। तो आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक को डाला जाता है ताकि वो और ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सके, लेकिन वहां पे डाइलेक्ट्रिक के डालने की वजह से एनर्जी तो और डिक्रीज कर जा रहा था, तो फिर क्यों डाइलेक्ट्रिक हमेशा डालते हैं कैपेसिटर के अंदर? तो बच्चा वो एक स्पेशल केस था जिसमें बैटरी कनेक्टेड ही नहीं था। ठीक है, यूजुअली जब आप कैपेसिटर यूज करते हो तो क्या होता है, बैटरी कनेक्टेड रहता है। तो देखो उसकी वजह से होता क्या है कि अगर मान लो किसी कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर को हमने बैटरी से कनेक्ट किया V नॉट, ठीक है, तो यहां पे चार्ज कितना आएगा, C नॉट V नॉट, C नॉट V नॉट चार्ज आया अगर कैपेसिटेंस C नॉट है तब। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ E नॉट इंटू डी होगा जो कि V नॉट के बराबर होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है तो E नॉट इंटू डी V नॉट के बराबर होगा। अब देखो डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक डाला आपने तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो कितना गया, E नॉट बाई के। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E नॉट बाई के इंटू डी। मतलब कैपेसिटर जो था, देखो बैटरी जो है V नॉट का पहले इस कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना दे पा रहा था, C नॉट V नॉट, इससे ज्यादा क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि मैक्सिमम कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है, बैटरी के बराबर। कभी भी बैटरी अपने से ज्यादा पोटेंशियल नहीं दे सकता कैपेसिटर को। समझ में आ रही है बात? तो यहां पे डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से क्या हुआ कि डाइलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया, जिसकी वजह से इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। तो अब बैटरी को मौका मिल गया कि अब इस कैपेसिटर को और ज्यादा चार्ज वो दे सके, और तब तक चार्ज देता रहे जब तक इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फिर से V नॉट टाइम्स ना हो जाए, मतलब V नॉट ना हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है। सेम चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाता है, तो बैटरी को मौका मिलता है वो और चार्ज का ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे और चार्ज का ट्रांसफर तब तक करेगा जब तक इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फिर से V नॉट के बराबर ना हो जाए। तो ऐसा में देखो चार्ज की वैल्यू कैपेसिटर के ऊपर बढ़ जाती है। समझ में आ रही है बात? तो डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। सेम बैटरी से पहले अगर आप Q चार्ज स्टोर करा रहे थे तो उसी बैटरी से अब डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद अब वो K टाइम्स Q चार्ज स्टोर करेगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो यही चीज हमने देखा कि यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड भी क्या हुआ, K टाइम्स इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड K टाइम्स इंक्रीज कर गया है। ठीक है, चलो अगला पार्ट लिखो इसमें, सेकंड, वी ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं उसी को ये चीज लिखवा दे रहा हूं, क्योंकि यूजुअली बच्चे इस बात को भूल जाते हैं। वो क्या सोचते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट था, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद अब E नॉट बाई के हो जाएगा। ये बात दिमाग से उतर जाएगी आपके कि चार्ज भी तो K टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए इसको पार्ट वाइज मैं लिखवा दे रहा हूं। लिखिए, वी ऑब्जर्व दैट इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम डिस्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक्सप्लेन रीजन। ठीक है, आंसर में लिखो, सिंस चार्ज ऑन कैपेसिटर हैज ऑल्सो इंक्रीज बाय
K times has also increased by K times. So electric field remain same. इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम. आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, तो इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो था बराबर C नॉट V नॉट अपॉन A एप्सिलॉन नॉट के बराबर, और जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बराबर होगा K टाइम्स C नॉट V नॉट डिवाइडेड या फिर Q डैश डिवाइडेड बाई K A एप्सिलॉन नॉट, और Q डैश की वैल्यू K टाइम्स C नॉट V नॉट डिवाइडेड बाई K A एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, K से K कैंसिल, C नॉट V नॉट डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट. इसका मतलब आगे लिखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियल जो रहा वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल के बराबर है. ठीक है, चलो थर्ड पार्ट लिखो. तो थर्ड पार्ट लिखो, फाइंड हीट डिसिपेटेड as dielectric slab is placed very slowly. ठीक है, give your answer qualitatively. ठीक है, इसका मतलब कि जब डायलेक्ट्रिक स्लैब को डाला गया है तो पहले इस कैपेसिटर प्लेट के ऊपर कितना चार्ज था. ये बैटरी अगर V0 है तो चार्ज है C0 V0 के बराबर, प्लस माइनस C0 V0 के बराबर. ठीक है, तो यहां पे बैटरी ने चार्ज का ट्रांसफर किया C0 V0. अब जब डायलेक्ट्रिक स्लैब को आपने डाल दिया तो अब इसका ऊपर चार्ज हो गया K टाइम्स C0 V0 के बराबर, मतलब बैटरी ने चार्ज का ट्रांसफर किया है. तो वायर के थ्रू चार्ज का ट्रांसफर हुआ है, तो फिर इस ट्रांसफर में कितना हीट डिसिपेटेड है. ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके आंसर लिख डालो. ठीक है, अब देखो आंसर बताते हैं हम. लास्ट क्लास मतलब जो पहले डायलेक्ट्रिक जब सेपरेशन चेंज करने वाले क्वेश्चन हमने किए थे वहां पे ये स्टेटमेंट मैं शुरू में ही लिखवा चुका था कि जब कभी कैपेसिटेंस को इनफाइनाइटली स्लोली चेंज किया जाए, कैपेसिटेंस को बैटरी कनेक्टेड रखते हुए, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि चार्ज बहुत धीरे धीरे ट्रांसफर होगा. वहां पे लिखवाया भी था इस बात को कि कैपेसिटेंस को चेंज किया जाए आइदर बाय चेंजिंग सेपरेशन बिटवीन द प्लेट और बाय इंसर्टिंग द स्लैब. ठीक है, तो वहां पे जब भी आप चेंज करोगे उसकी वजह से क्या होगा, इनफाइनाइटली स्लोली आप चेंज कर रहे हो, जिसकी वजह से चार्ज भी बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है वायर के अंदर, तो हीट डिसिपेटेड 0 होगा. ठीक है, इसको कैलकुलेशन से भी प्रूफ किया था हमने. ठीक, आज भी प्रूफ कर सकते हैं कैलकुलेशन से, लेकिन पहले उसको लिख लो. क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्या है, लिखिए. हीट डिसिपेटेड विल बी 0. आंसर में लिखो हीट डिसिपेटेड विल बी 0 बिकॉज infinitesimally small charge transfer occurs under infinitesimal small potential difference. ठीक है, तो चार्ज बहुत स्लोली मूव करेगा, जिसकी वजह से वहां पे हीट डिसिपेशन नहीं होगा. ठीक है, इसका एक लॉजिक और दे सकते हैं हम. क्या दे सकते हैं, देखो, जैसे कि जब कैपेसिटर के अंदर, ठीक है, ये कैपेसिटर प्लेट हुआ और डाइलेक्ट्रिक जो है, ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो मान लेते हैं अभी x दूरी ही गया हुआ है. ठीक है, तो ये सेपरेशन ये कितना हो गया, अगर मान लो ये L है तो ये कितना हो जाएगा L माइनस एक्स. ठीक है, तो ये अगर x है तो ये L माइनस एक्स है, और इसकी चौड़ाई मान लेते हैं, थोड़ा सा ये रखने के कि ये जो प्लेट है ऊपर का, इस प्लेट का ये लेंथ L है और ये लेंथ A के बराबर है. ठीक, तो आप देखो कि अगर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है तो पहले तो था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी. अब सोचो इस कैपेसिटर में x दूरी में डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का, और L माइनस एक्स दूरी में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है. तो ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल में होंगे ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम है. इस कॉन्सेप्ट को 2 क्लास पहले बता चुका हूं. तो यहां पे जो C इक्विवेलेंट होगा वो बराबर होगा C1 प्लस C2, और जरा C1 की वैल्यू देखो कितनी, जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, तो ये होगा एप्सिलॉन नॉट. एरिया इसका कितना होगा,
L माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई इस प्लेट की चौड़ाई a के बराबर और डिवाइडेड बाई d, प्लेट सेपरेशन d हो गया, ठीक, प्लस C2 की वैल्यू k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एरिया प्लेट का कितना हो जाएगा, जितने में डाइलेक्ट्रिक है वो हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाई a डिवाइडेड बाई d। तो बच्चों ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को लिखें तो देखो C इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखी जा सकती है एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई d, कॉमन ले लिया, ठीक है, बचेगा कितना, तो ये बचेगा L माइनस एक्स प्लस L माइनस एक्स प्लस k इंटू एक्स, ये चीज है, ठीक है। तो ये इसको और एप्सिलॉन नॉट a बाई डी ब्रैकेट में L यहाँ पे प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स, ये आ जाएगा, ठीक। तो ये C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। अब Q इज इक्वल टू C इंटू वी नॉट, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट एप्सिलॉन नॉट a, स्मॉल a है, एरिया नहीं, d यहाँ पे L प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स इंटू यहाँ पे वी नॉट। ये पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, आपको बस ये चीज शो करने के लिए कि करंट टेंडिंग टू जीरो होगा, जिसकी वजह से हीट भी जीरो होगा, ये चीज मैं कैलकुलेशन शो कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो करंट की वैल्यू dq बाई dt, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस वाले को, तो dx बाई dt आएगा ना, x का डिफरेंशिएशन, बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, L का डिफरेंशिएशन 0 और बचेगा कितना, k माइनस 1 इंटू वी नॉट dx बाई dt, ठीक है। अब यहां पे dx बाई dt की वैल्यू आगे यहां पे लिख दे रहा हूं, dx बाई dt टेंडिंग टू 0, इसका मतलब यहाँ पे करंट टेंडिंग टू 0 होगा और हीट भी फिर टेंडिंग टू 0 होगा, क्योंकि हीट बराबर होता है I स्क्वायर आर टी के बराबर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे याद रखोगे आप इस चीज को, बार बार कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं, कि हीट जब भी कैपेसिटर प्लेट को इनफाइनाइटली स्लोली चेंज किया जाए कैपेसिटेंस को, तो वहां पे हीट डिसिपेशन 0 होता है, ठीक है। चलो, तो इस चीज को लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज इसको याद ही रखना है आपको, ठीक है। चलो अगला पार्ट लिखो, फोर्थ पार्ट, फाइंड वर्क डन बाय बैटरी एज स्लैब इज प्लेस्ड। फाइंड वर्क डन बाय बैटरी एज स्लैब इज प्लेस्ड। तो एक बार खुद से ट्राई कर लो, मैं सॉल्व करता हूं। देखो पहले कैपेसिटर प्लेट पे कितना चार्ज है, C नॉट V नॉट, बैटरी है V नॉट पे। अब जो है जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपने फिल कर दिया इसके अंदर, तो ये V नॉट और इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा प्लस माइनस k टाइम्स C नॉट V नॉट के बराबर, कैपेसिटेंस हो गया k C नॉट क्योंकि, ठीक है। इसका मतलब चार्ज ट्रांसफर्ड बाय बैटरी कितना हुआ, पहले C नॉट V नॉट था, बाद में k टाइम्स C नॉट V नॉट, मतलब k C नॉट V नॉट माइनस C नॉट V नॉट, जो कि आ गया k माइनस 1 C नॉट V नॉट के बराबर। ये चार्ज स्टोर्ड हो गया, मतलब ये चार्ज मतलब कि कितना बैटरी ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने पे ट्रांसफर किया, चार्ज स्टोर्ड नहीं, मतलब कितना डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद बैटरी ने एक्स्ट्रा चार्ज को ट्रांसफर किया। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, देखो पॉजिटिव प्लेट से चार्ज पॉजिटिव गया है, मतलब वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव, और ये होगा कितना, k माइनस 1 C नॉट V नॉट मल्टीप्लाइड बाई V नॉट, मतलब कि k माइनस 1 C नॉट V नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वर्क डन बाय बैटरी आ गया। लिखिए आगे, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इन प्लेसिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर रहे हैं तो क्या वर्क डन होगा, ये अपने को देखना है। तो देखो, तो बच्चे ये जो पूरा इक्वेशन हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस हीट, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी हम निकाल चुके हैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, डेल्टा U आराम से निकाल लेंगे, और हीट यहां पे टेंडिंग टू 0,
ठीक। तो यहां से वर्क डन बाय बैटरी वैल्यू पुट करते हैं, तो वर्क डन बाय बैटरी है यहाँ पे K-1 C नॉट V नॉट स्क्वायर प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब चेंज इन एनर्जी देखिए, तो चेंज इन एनर्जी बाद में कितना है, पहले बाद की एनर्जी हाफ टाइम्स K C नॉट V नॉट स्क्वायर माइनस हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आप देखोगे ये आ जाएगा -1/2, यहाँ पे K-1 C नॉट V नॉट स्क्वायर है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी K-1, तो ये आ जाएगा आप देखो -1/2 K-1 C नॉट V नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट नेगेटिव हुआ है, क्योंकि यहाँ पे भी फ्रिंजिंग ऑफ लाइन की वजह से एक्सटर्नल एजेंट को पीछे की तरफ फोर्स लगाना पड़ा होगा और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अंदर जाने देंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये चीज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे आ गया। ठीक, अब जो एक पार्ट और कर लेते हैं एक्स्ट्रा, जो कि है कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है एक्सटर्नल एजेंट को। पहले क्वेश्चन में हमने फोर्स नहीं कैलकुलेट किया है कि एक्सटर्नल एजेंट को कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है। ठीक है, लिखिए 6 पार्ट, नीट वाले बच्चे इसको एकदम नहीं देखेंगे। ठीक है, और ये प्रॉब्लम आपको ये जो आपको पार्ट करवा रहा हूँ इससे रिलेटेड जो पिछली क्लास में मैंने आपको HCV के क्वेश्चंस दिए थे ना कुछ, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर फोर्स का क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, तो अब वो क्वेश्चन आपसे पूरी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, इस पार्ट को करने के बाद लिखिए फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट टू प्लेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब वेरी स्लोली, टू प्लेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब वेरी स्लोली। ठीक है, तो देखो यहां तक तो सभी बच्चे कर लेंगे। ठीक है, नीट वाले और जेई वाले भी। इसके बाद जो है वो नीट वाले बच्चे अब इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ठीक है, ये आखिरी पार्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन को अभी मत करना आप। ठीक, तो देखो केस क्या है यहाँ पे कि ये प्लेट है और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को जब इंसर्ट कर रहे हैं तो इधर की तरफ लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, और इधर की तरफ लगेगा एक्सटर्नल फोर्स, और इसके कारण अपने को ये देखना है कि अगर इनफाइनाइटली स्लोली इसको जाना है तो एक्सटर्नल एजेंट को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, साथ में इस प्लेट को हम कनेक्ट कर रहे हैं एक बैटरी से। ये बैटरी हमेशा कनेक्टेड है V0 का। ठीक है, तो V0 वोल्ट की बैटरी हमने कनेक्ट की हुई है। इस प्लेट की लेंथ कितनी है बच्चों? इस प्लेट की लेंथ है L के बराबर। ठीक है, तो इसका एरिया कितना है? L इंटू A। ठीक है, विड्थ A माना था ना हमने, और ये लेंथ जो है वो L के बराबर, मतलब पीछे की तरफ कितना है ये A। ठीक है, तो ये चीज है। तो अभी अपने को एक्सटर्नल फोर्स निकालना है कि एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा। ठीक, तो एक चीज देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए अगर मान लीजिए इस समय हम ये मान लें कि इस समय ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है वो x दूरी इसके अंदर है। ठीक है, अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब dx लेंथ और अंदर आता है, ठीक है, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी ये बताओ? बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। तो कैपेसिटेंस अगर बढ़ा तो जिसकी वजह से चार्ज भी बढ़ेगा, Q = CV होता है, तो चार्ज भी बढ़ेगा। इसका मतलब बैटरी एक dq चार्ज को यहां से निकाल के इधर अपोजिट वाले प्लेट पे भेजेगा। क्लियर है बात? इस पार्ट को अच्छे से समझना, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए बहुत आराम से इस चीज को बता रहा हूं मैं। सबसे पहले जब आपने V0 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है दोनों प्लेट के बीच में, तो उसकी वजह से, और डाइलेक्ट्रिक को इस समय x दूरी है डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड है, तो x इंसर्टेड है, तो यहाँ पे जब और थोड़ा सा dx अंदर जाएगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा dc से। ठीक है, मान लेते हैं।
तो डीसी से अगर कैपेसिटेंस बढ़ा, क्योंकि आपने डीएक्स अंदर इंसर्ट किया डाइलेक्ट्रिक को, तो जिसकी वजह से Q इज इक्वल टू CV होता है, C बढ़ेगा तो Q भी बढ़ेगा। इसका मतलब पहले जितना भी चार्ज था, बैटरी इसके dx अंदर आते ही बैटरी यहां से dq चार्ज का और ट्रांसफर करेगा। ठीक, तो इसका मतलब कि जो dq चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो बैटरी ने भी यहाँ पे वर्क डन किया। तो टोटल यहाँ पे दो एजेंट है जो वर्क डन कर रहे हैं, एक बैटरी और एक एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, इसको इसलिए नहीं कंसीडर कर रहा हूं, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स के वर्कडन को इसलिए नहीं कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि यही वर्कडन तो बराबर होगा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी के या डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर के, तो उसको तो डेल्टा यू में हम कंसीडर ही कर ले रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक, तो अब देखो यहाँ पे अपने पास एक्सप्रेशन क्या था, अपने पास एक्सप्रेशन है वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस हीट। ये हीट की वैल्यू 0 है, अपने को पता है। अच्छा, हम बहुत छोटे चेंज के लिए देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा dW वर्क डन बाय बैटरी, ठीक, प्लस dW एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू du। ठीक, वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, V इंटू dq। अच्छा, पोटेंशियल कांस्टेंट है V नॉट, बैटरी हमेशा कांस्टेंट पोटेंशियल मेंटेन है, और बैटरी का पोटेंशियल V नॉट प्लस dW एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कैसा है बच्चा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एफ dx। ठीक है, ये du की बात करें तो du को क्या हम लिख सकते हैं, देखो पोटेंशियल एनर्जी है हाफ CV²। ठीक है, तो du को क्या लिख सकते हैं, 1/2 DC इंटू V², क्योंकि पोटेंशियल तो यहाँ पे कांस्टेंट है ना। ठीक है, तो du की वैल्यू मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हाफ इंटू DC इंटू V0² के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे dq जो होगा, dq की वैल्यू क्या होगी, देखो जैसे q इज इक्वल टू CV होता है यहाँ पे। ठीक, तो पोटेंशियल तो यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका मतलब कि dq को लिखा जा सकता है DC इंटू V0। ठीक, तो यहाँ पे dq को हम DC इंटू V0 लिखने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा V0 DC मल्टीप्लाइड बाई V0 माइनस एफ dx इज इक्वल टू हाफ DC V0²। ठीक, अब इसके बाद फिर देखो यहाँ से एफ dx की वैल्यू आ जाएगी बच्चा हाफ DC V0² के बराबर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो वैल्यू पुट की गई है, यहाँ पे आप लास्ट में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इस चीज को कि dq की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है DC इंटू V0 से। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं, इसकी वैल्यू देखते हैं। तो फोर्स की वैल्यू अपने को निकालनी थी, तो बच्चा यहाँ पे फोर्स की वैल्यू dx को अगर उधर भेज दें तो ये हो जाएगा 1/2 DC अपॉन dx इंटू V0²। ठीक, अब इसके बाद अपने को मेनली DC बाई dx की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो चलो वापस अपने डायग्राम पे चलते हैं और यहां से DC बाई dx की वैल्यू देखते हैं। अरे पहले तो C निकाल लेते हैं एज अ फंक्शन ऑफ x, और उसके बाद फिर DC बाई dx उसको डिफरेंशिएट करके निकाल देंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमने विड्थ माना था a, टोटल लेंथ है l, तो यहाँ दो कैपेसिटर को हम पैरेलल में मान रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इस बिना डाइलेक्ट्रिक वाले के अक्रॉस भी V0 होगा और इस डाइलेक्ट्रिक वाले के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V0 के बराबर होगा। ठीक है, तो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो यहां से एक कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया उसका हो जाएगा L माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई A डिवाइडेड बाई D, और दूसरा हो जाएगा K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, एरिया की जगह x इंटू स्मॉल a डिवाइडेड बाई d। ठीक है, तो दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ता हूं मैं और यहाँ पे सीधे C इक्विवेलेंट की वैल्यू लिखता हूं। तो बच्चे यहाँ पे C की वैल्यू हो गई C1 प्लस C2 लगा रहा हूं मैं फॉर्मूला। C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट एरिया हो गया L माइनस एक्स इंटू a डिवाइडेड बाई d प्लस K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे x इंटू a डिवाइडेड बाई d। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद यहां पे देखो अगर DC बाई dx निकाला जाए, ठीक है, तो DC बाई dx अगर यहां पे निकालेंगे तो ये यहां पे डिफरेंशिएट करके वैल्यू आएगी माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया
तो माइनस एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी, और यहाँ पे बचेगा k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। इसका मतलब कुल मिला के आ गया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी k माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे dc बाई dx की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू बच्चा यहाँ पे आ जाएगी कि ये जो फोर्स है उसकी वैल्यू के 1/2 dc बाई dx की वैल्यू पुट करता हूँ एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई डी k माइनस 1, ठीक है, इनटू v नॉट स्क्वायर। सजा के लिख लो सबको 1/2 एप्सिलॉन नॉट, चलो सजा के क्या लिखने तो है ही उस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है ये फॉर्मूला आपका आएगा फोर्स। ध्यान देने वाली बात ये कि दिस फोर्स इज कांस्टेंट। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक अगर मान लीजिए जस्ट एंटर किया है ये कैपेसिटर के अंदर, या फिर आप उसको इंसर्ट करते हुए जा रहे हो, ये फोर्स देखो x के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। अब HCV बुक में आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक कैपेसिटर प्लेट है, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक को रख दिया गया, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक पुली लगा दिया गया, पुली से एक ब्लॉक को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली अब आप ये फॉर्मूला देख चुके हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाएगा। अच्छा, ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स भी है रिक्वायर्ड कि वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इनफाइनाइटली स्लोली कैपेसिटर के अंदर जाए। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन दिया गया है, और भी जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर फोर्स वाले क्वेश्चन है, अब उनको आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो ध्यान रखना कि ये जो फोर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ठीक, चलो अब इसके बाद फिर तो यहाँ पे हमने उस टाइप के क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए। अब कुछ डाइलेक्ट्रिक के ऊपर, बेसिक सर्किट के ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको एक क्वेश्चन स्फेरिकल कैपेसिटर का करा देंगे और वहां पे ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ k इज इक्वल टू 2 is inserted in one of the capacitor slowly in following circuit. Find work done by external agent in this process. Find work done by external agent in this process. देखो, तो 6 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है, 6 माइक्रोफैराड का दूसरा कैपेसिटर है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं और वो बैटरी दे दिया 10 वोल्ट का। ठीक है, तो फाइन, ये आपका सर्किट है क्वेश्चन का। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। किसी एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को फिल किया जाता है। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से सॉल्व करो खुद से और आंसर निकालो कितना होगा। कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे आंसर के लिए? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस हीट। तो क्योंकि इनफाइनाइटली स्लोली इसमें ऐड किया गया है डाइलेक्ट्रिक को, वर्क डन कितना होगा, अरे हीट कितना डिसिपेट करेगा? 0। ठीक है, तो हीट डिसिपेटेड 0, वर्क डन बाय बैटरी निकाल लोगे, वहां से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट भी आ जाएगा। ठीक है, जरा खुद से ट्राई करो। तो मैं सॉल्व करता हूं, देखो 6 का सीरीज 3 हो जाएगा, तो इसका मतलब चार्ज आएगा 30 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे प्लस माइनस 30 माइक्रोकूलम और यहाँ पे भी प्लस माइनस 30 माइक्रोकूलम। ये इनिशियल सर्किट हो गया। कैसे पता चला कि 30 होगा? कि भाई 6 का यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड आ गया और बैटरी है 10 वोल्ट का। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, तो इस पे चार्ज हो गया 30, तो सीरीज पे भी 30 चार्ज होगा। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि अब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक डाल देते हैं। ठीक है, किसी एक कैपेसिटर में। तो बच्चा अगर डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे डाल दें, तो अब ये जैसे मान लो कि ये वाला जो कैपेसिटर है, आपने K = 2 का डाइलेक्ट्रिक डाला, तो यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस अब कितना हो जाएगा? 12 माइक्रोफैराड। तो ये हो गया 12 माइक्रोफैराड और ये हो गया 6 माइक्रोफैराड के बराबर। ठीक है, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। अब बताओ इनका इक्विवेलेंट कितना होगा? 12/6 का इक्विवेलेंट कितना? 4 के बराबर। तो ये 4 माइक्रोफैराड का इक्विवेलेंट 10 वोल्ट की बैटरी, इसका मतलब प्लस माइनस 40 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज आ गया।
ठीक है। तो इसका मतलब कि 40 माइक्रोकूलम, तो इस पे भी प्लस माइनस 40 माइक्रोकूलम और इस पे भी प्लस माइनस 40 माइक्रोकूलम के बराबर चार्ज है। ठीक, तो क्या यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी निकाला जा सकता है? तो डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद देखो, उसके पहले भी बैटरी ने वर्क डन किया है। ये जो 30 माइक्रोकूलम का चार्ज दिया है इस कैपेसिटर पे, वहां पे भी बैटरी ने वर्क किया है, लेकिन अपने को उस वर्क को नहीं निकालना है। अपने को पूछा गया है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डालने के बाद क्या एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया है, तो अपने को उस प्रोसेस में वर्क डन बाय बैटरी देखना है। क्लियर है? तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं पड़ा था तो चार्ज था 30, डाइलेक्ट्रिक स्लैब पड़ गया तब चार्ज है 40। मतलब बैटरी ने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के दौरान कितना एक्स्ट्रा चार्ज ट्रांसफर किया है? 10 के बराबर। ठीक है, तो यहां से वर्क डन बाय बैटरी निकालोगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, 100 माइक्रोजूल पॉजिटिव में, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज निकला है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद फिर हम निकालते हैं चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू। तो डेल्टा यू फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो बच्चों यहाँ पे आप इक्विवेलेंट सर्किट का ही एनर्जी निकाल दीजिए। ठीक है, तो जैसे इस इक्विवेलेंट सर्किट का एनर्जी निकालेंगे तो फाइनल एनर्जी लिखूंगा मैं हाफ इंटू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है 4 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस इनिशियल जो होगा, या इनिशियल फाइनल पहले अलग से लिख देता हूं। चलो, इनिशियल एनर्जी कितना? 3, 6 और 6 का इक्विवेलेंट 3 के बराबर, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 10 का स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, और जो इक्विवेलेंट का एनर्जी होगा वही इंडिविजुअल का भी आप जोड़ोगे तो वो एनर्जी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल कितना भाई? ये आ गया 150 माइक्रोजूल के बराबर। जरा फाइनल एनर्जी देखते हैं, तो फाइनल एनर्जी 1/2 इंटू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 4 इंटू 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 200 माइक्रोजूल के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं सारे इक्वेशन में। तो अपने पास इक्वेशन क्या है? वर्क डन बाय बैटरी प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस हीट। क्योंकि इनफाइनाइटली स्लोली डाला जा रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, हीट 0 होगा। ठीक, अब इसके बाद वर्क डन बाय बैटरी अगर देखें तो वर्क डन बाय बैटरी है, चार्ज ट्रांसफर हुआ 10 का, पोटेंशियल डिफरेंस 10 का। ठीक, तो 100 ये कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे ये। ठीक है, तो फिर से कैलकुलेट करने के बजाय डायरेक्ट 100 पुट करता हूं मैं, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। कितना एनर्जी का चेंज हुआ? पहले था 150, अब है 200, तो एनर्जी में चेंज हो गया 200 माइनस 150। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा वो -50 माइक्रोजूल आएगा, और आना भी चाहिए नेगेटिव ड्यू टू फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, लिखो, सर्किट ये है, देखो सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। तो ये पूरा बैटरी और कैपेसिटर का सेटअप है। तो 3 माइक्रोफैराड और फिर 6 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे बैटरी दे देते हैं 10 वोल्ट का। ठीक, अच्छा K इज इक्वल टू 2 का एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि इनफाइनाइटली स्लोली हम इस कैपेसिटर के अंदर पुट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। ठीक है, 3 माइक्रोफैराड वाले कैपेसिटर के अंदर, तो कितने माइक्रोफैराड का बन जाएगा? 6 माइक्रोफैराड का। ठीक है, तो ये सर्किट बना लीजिए। उसके बाद लिखिए, व्हेन चार्जिंग इज कंप्लीट then a dielectric slab of K is equal to 2 completely fills the space between the plates of 3 microfarad capacitor। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड वेरी स्लोली। ठीक, उसके बाद लिखिए फाइंड, पहला पार्ट, टोटल इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड, total initial energy stored before placing dielectric slab। Second, work done by battery as dielectric slab is inserted
ठीक है। तो टोटल वर्क डन बाय बैटरी नहीं पूछा गया, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हैं तो उस समय कितना वर्क डन किया बैटरी ने। थर्ड पार्ट लिखिए, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिफोर एंड आफ्टर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड इन 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। ठीक है, जरा एक बार खुद से सॉल्व करो इसको, देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले जो था वो 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर था और 6 माइक्रोफैराड और बैटरी थी 10 वोल्ट की। ठीक, तो ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड, 6 3 का 2, 10 वोल्ट की बैटरी, तो 2 इंटू 10 ये हो जाएगा प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम और प्लस माइनस 20 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला गया कि इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखोगे तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैराड और ये हो गया 6 माइक्रोफैराड। ठीक, और फिर उसके बाद 10 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, अब 6 और 6 का इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 और चार्ज हो जाएगा 30 माइक्रोकूलम, जिसमें इस पे डाइलेक्ट्रिक। ठीक, तो 30 माइक्रोकूलम तो प्लस माइनस 30 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 30 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला गया, देखिए कि यहां पे इनिशियल एनर्जी, तो इनिशियल एनर्जी क्या चीज होगी, हाफ इंटू सी इक्विवेलेंट 6 3 का 2 इंटू वी स्क्वायर 10 का स्क्वायर, ये तो सीधे सीधा आ गया 100 माइक्रोजूल। काफी आसान था पहला पार्ट। ठीक है, दूसरे पार्ट पे आते हैं, वर्क डन बाय बैटरी। तो देखो पहले इस पे बैटरी से जो पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है उस पे चार्ज है 20 माइक्रोकूलम, अब चार्ज कितना 30, तो वर्क डन बाय बैटरी चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ एक्स्ट्रा 10 इंटू 10, इसका मतलब 100 माइक्रोजूल। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा जाएगा तो निकाल लोगे भाई, वर्क डन बाय बैटरी मिल गया, इनिशियल एनर्जी मिल गया, फाइनल एनर्जी निकाल लोगे। ठीक है, फाइनल एनर्जी कितना होगा, 6 और 6 का 3, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 100, इसका मतलब यह आ जाएगा 150 माइक्रोजूल। तो बैटरी ने वर्क डन किया 100 का, एनर्जी बढ़ा बस 50 से, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछा जाएगा 50 माइक्रोजूल आ जाएगा। ठीक है, खैर वो अपना प्रॉब्लम नहीं है। अपने को अब ये चीज पूछा गया है कि जो 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम डाल रहे हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, इनिशियल और फाइनल। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, कैपेसिटर के बीच में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब इसके बाद फिर जब डाइलेक्ट्रिक पड़ जाएगा, इसका मतलब E इनिशियल और E फाइनल की जब बात होगी तो उसके लिए हम लिखेंगे Q डैश मतलब नया वाला चार्ज डिवाइडेड बाई K A एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है बात। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक को भी वहां पे कंसीडर करना है। तो देखो, तो Q की वैल्यू पहले कितनी थी, 20 डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट, चाहो तो आप इंटू 10 टू द पावर -6 रखो। ठीक है, वो कैंसिल ही हो जाना है, रेशियो हम निकालने जा रहे हैं। तो 20 यहाँ पे माइक्रो कूलम में है ये। ठीक है, तो चलो रख ही देते हैं 10 टू द पावर -6। ठीक, अच्छा वहीं फाइनल की बात करें तो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 30 माइक्रोकूलम है ना, तो 30 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे रेशियो निकालते हैं, तो इनिशियल डिवाइडेड बाई फाइनल अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा 20, बाकी सारा तो कैंसिल हो गया, और इधर आया 30 और ऊपर चला जाएगा 2, इसका मतलब 4/3। ठीक है, तो ये रेशियो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का 4/3। क्लियर है। ठीक है, चलो अब इसके बाद लिखिए, आपके लिए होमवर्क है, रिपीट अबव प्रॉब्लम इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड। ठीक है, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड एंड देन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड, इसका मतलब सर्किट कैसा बनेगा, अभी सॉल्व कर ले जाओ।
मैं आंसर बता देता हूं, बस सॉल्व नहीं करूंगा। ये पक्का आपके लिए होमवर्क है, इसमें मैं कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं हूं। 10 वोल्ट 6 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड है और यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं। अभी तो ये क्लोज है स्विच, ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है। तो 6 3 का 2 चार्ज हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम। अब यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया गया और डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं, तो यहीं पे डिस्कनेक्ट में मान लेता हूं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, अब आप आगे का सोचो, बैटरी से अब कोई कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे 6 माइक्रोफैराड हो गया, ये 6 माइक्रोफैराड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब चार्ज क्या होगा, एक तो एनर्जी क्या होगी, ये सब कैलकुलेट करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पूछा गया है इनिशियल एनर्जी, वो तो 100 माइक्रोजूल होगी। फाइनल एनर्जी निकालोगे 200/3 माइक्रोजूल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वर्क डन बाय बैटरी, बाय डिस्कनेक्ट हो चुका है तो बैटरी का वर्क डन 0। तीसरा जो रेशियो पूछा गया है इनिशियल बाय फाइनल, वो देखना 2 आएगा। ठीक है, तो जो रेशियो है वही पहले E0 था, चार्ज तो चेंज हुआ नहीं, तो अब E0/K हो जाएगा ना। ठीक है, तो रेशियो 2। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना चाहोगे -100/3 माइक्रोजूल आएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर आप चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कुछ बच्चे देखो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक पूरा हो गया, अब एक स्फेरिकल कैपेसिटेंस जो निकालना आपको सिखाया था, उसमें अगर डाइलेक्ट्रिक दिया जाए तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक बार बता देते हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, चीज़ों को समझ लीजिए। देखो, तो क्या था कि आपसे सबसे पहले हमने स्फेरिकल कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस निकालने को बोला हुआ था। ठीक है, अभी मैं कुछ चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ, अभी मत लिखना। ठीक है, ये चीज़, तो जैसे मान लो यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, और आपसे बोला कि इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करो सिस्टम का, कि कैपेसिटेंस कितना होगा। तो हमने क्या बताया कि भाई यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं दोनों के बीच में। ठीक, तो दोनों के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दें इस तरीके से। ठीक है, ऐसे। ठीक, यहाँ पे ये कनेक्शन नहीं है। ठीक है, ये वायर है, तो अंदर वाले स्फेयर और बाहर वाले स्फेयर के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड कर दिया। तो यहाँ पे हम मान लेते +Q और इस पे मान लिया -Q, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करते हुए Q/V की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था तो कैपेसिटेंस आया था यहाँ पे 4πε0 R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 - R1। तो ये स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद बात आती है, इसको कैलकुलेट करवा चुका हूं, सॉल्व नहीं करवा रहा फिर से। ठीक है, तो अब अगर मान लो कि अपने से पूछा जाए कि भाई एक स्फेरिकल आइसोलेटेड एक स्फेयर है, उसका कैपेसिटेंस निकालिए कितना होगा। तो इसका आपको पता होगा कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 4πε0 R के बराबर, अगर इसका रेडियस R है तो। ठीक, तो देखो ये जो आइसोलेटेड स्फेयर है ना, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि एट इंफिनिटी, यहां पे एट इंफिनिटी एक इनफाइनाइट रेडियस का एक स्फेयर है। ठीक है, और उनके बीच में ये कैपेसिटेंस क्रिएट हुआ है, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे मान लो इसी फॉर्मूले में देखते हैं कि वही फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है। मतलब कि यहाँ पे आइसोलेटेड वाले के लिए R2 अगर टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दें तो फिर अपने पास एक आइसोलेटेड स्फेयर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे R2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4πε0 R1 डिवाइडेड बाय 1 ऊपर नीचे R2 से डिवाइड कर दिया, 1 - R1/R2। और क्योंकि R2 टेंडिंग टू 0 है तो R1/R2 क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये पूरा आ गया 4πε0 R1। ठीक है, तो एक आइसोलेटेड स्फेयर का आ गया 4πε0 R1, अगर ये रेडियस होता वो R1 दिया रहता तो। ठीक, तो इस तरीके से आप
सोच सकते हो कि एक आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालना है, तो एक तो वो सरफेस हो गया और एक सरफेस इन्फिनिटी पे हो गया। ठीक है, चलो अब इसके बाद फिर अब कुछ क्वेश्चन बुकलेट में दिया हुआ था, उनको मैं डिस्कस कर देता हूं, थोड़ा टाइम बचा हुआ है तो, और उसी के बेसिस पे आपको डायलेक्ट्रिक का भी एक क्वेश्चन देंगे स्फीयर में। तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि दो स्फीयर नहीं दिए हुए थे। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन फॉलोइंग केस। ठीक, तो दो स्फीयर दे दिए गए इस तरीके से, ठीक है, और एक का रेडियस मान लेते हैं R1 है, दूसरे का R2 है। ठीक है, इस तरीके से एक R1 और एक R2। ठीक, और अब क्या किया गया, ये अंदर वाले स्फीयर को अर्थिंग दे दी गई। ठीक है, तो अंदर वाले स्फीयर को अर्थ कर दिया गया, इसका मतलब उसका पोटेंशियल हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। ठीक, तो देखो सबसे पहले कि कैपेसिटेंस होता कहाँ कहाँ है। अभी हमने आपको बताया कि एक आइसोलेटेड स्फीयर है, तो फिर उसको मानेंगे कि उसके सरफेस और इन्फिनिटी पे एक सरफेस है, उनके बीच में कैपेसिटेंस बन रहा है। उसके अलावा अगर मान लो इस टाइप का सिस्टम रहता, दो स्फीयर कंसेंट्रिक स्फीयर दिए रहते हैं और एक इन्फिनिटी पे एक मानते, तो अगर इस टाइप का सिस्टम रहता, ठीक है, और यहां पे अर्थिंग कर दी गई जैसे इस वाले केस में, तो जैसे यहां पॉसिबिलिटी क्या क्या है, तो यहां पॉसिबिलिटी ये है कि एक तो इन दोनों सरफेस के बीच में कैपेसिटेंस बने और एक बाहर वाले सरफेस और इन्फिनिटी के बीच में कैपेसिटेंस बने। ठीक है, तो अगर वैसे देखा जाए तो यहां पे इस क्वेश्चन में कैपेसिटेंस निकालना है अगर अपने को, तो यहां का पोटेंशियल 0 और इन्फिनिटी का पोटेंशियल एट इन्फिनिटी भी पोटेंशियल 0 हो गया। समझ में आ रही है बात? तो जब आप बाहर वाले सरफेस को चार्ज दोगे, ठीक है, तो ये अंदर वाला स्फीयर हमेशा उतना चार्ज जमीन से खींच के अपने ऊपर रख लेगा ताकि इसका पोटेंशियल 0 रहे। ठीक है, तो अगर मान लो बाहर वाले का पोटेंशियल आप V कर देते हो चार्ज देके, ठीक है, तो ये इसका पोटेंशियल कितना रहेगा, 0। मतलब ये इतना चार्ज अर्थ से खींच लेगा अपने ऊपर कि इसका चार्ज, इसका पोटेंशियल हमेशा 0 रहे। तो एक कैपेसिटेंस तो बना इस स्फीयर, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के बीच में। वो कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चों, उसका आंसर हम जानते हैं जो स्फेरिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम C1, इन दोनों सरफेस के बीच में जो कैपेसिटेंस बना। अच्छा, एक और कैपेसिटेंस है जो आउटर सरफेस और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। ठीक है, तो वो कैपेसिटेंस मान लेते हैं C2। अब जरा सोच के बताओ C1 C2 जो है वो पैरेलल में है या सीरीज में? तो आप देखोगे कि V और अंदर और बाहर वाले के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V का। अच्छा, बाहर और इन्फिनिटी वाले के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वो भी V का है। इसका मतलब ये कैपेसिटर जो बना और ये कैपेसिटर जो बना इन्फिनिटी के साथ, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो मतलब इस पूरे सिस्टम का C इक्विवेलेंट पूछा जाएगा तो वो होगा C1 प्लस C2, जहां पे C1 है स्फेरिकल कैपेसिटेंस जो कि है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, और दूसरा वाला जो है C2 की वैल्यू कितनी है, तो वो है आइसोलेटेड स्फीयर वाला, मतलब कि इस स्फीयर और इन्फिनिटी के बीच का, वो कितना आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। भाई अभी ये देखा ना ये चीज, यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 आया, अगर R1 रेडियस का आइसोलेटेड स्फीयर है तो उसी तरीके से यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब इन दोनों को C1 प्लस C2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका कैलकुलेशन वाला है, जो बच्चे कैलकुलेट करना चाहें वो बच्चे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपने बेसिक वाले मेथड से कि Q बाई V जो होता है वही सिस्टम का C इक्विवेलेंट होता है। तो उसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसको आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो ग्रुप पे पूछेगा, इसका सोल्यूशन हम सेंड कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये तरीका आप खुद से ट्राई करना कि एक स्फीयर है, ये इनर स्फीयर और ये आउटर स्फीयर। अब यहाँ पे चार्ज आप नहीं मतलब कि यहाँ पे चार्ज अर्थ से वो स्फीयर ले लेगा,
ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, इसके ऊपर चार्ज आप दे दिए Q0 मान लेते हैं, ठीक है, बाहर वाले स्फीयर पे। तो ये जो स्फीयर होगा अंदर वाला R1 वाला स्फीयर, ये अपने हिसाब से क्या करेगा, चार्ज खींच लेगा अर्थ से, ताकि इसका पोटेंशियल 0 हो सके। तो वो मान लेते हैं कि इसने अपने ऊपर चार्ज खींच लिया Q डैश। ठीक है, क्या Q डैश की वैल्यू बच्चे निकाल पाएंगे? ठीक है, तो Q डैश की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप ये कंडीशन लगाओगे कि इनर स्फीयर का पोटेंशियल होना चाहिए 0। तो Q डैश डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस Q0 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से Q डैश की वैल्यू बच्चों आ जाएगी माइनस Q0 R1 डिवाइडेड बाई R2। ठीक है, इस तरीके से Q डैश निकाल लोगे। अब उसके बाद फिर यहां पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल, इसका तो पोटेंशियल 0 है, ठीक, बाहर वाले का पोटेंशियल का इक्वेशन लिख डालो। ठीक है, तो बाहर वाले का पोटेंशियल का इक्वेशन लिख डालोगे और वहां पे पोटेंशियल का इक्वेशन लिखने के बाद Q0 बाई V0 की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, जैसे बाहर वाले का पोटेंशियल लिखोगे तो क्या आएगा, ये रेडियस R2 है ना, ठीक है, तो बाहर वाले का पोटेंशियल लिखोगे तो ये आ जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 प्लस Q डैश डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। छोटे वाले स्फीयर के कारण बड़े वाले स्फीयर पे पोटेंशियल, ये बड़े वाले स्फीयर के कारण खुद के ऊपर पोटेंशियल, ये छोटे वाले स्फीयर के कारण खुद पे पोटेंशियल, और ये बराबर होगा V0 के। ठीक, मान लेते हैं Q0 चार्ज दिया जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल V0 हो गया। ठीक, तो Q0 बाई V0 ही तो क्या है, कैपेसिटेंस है सिस्टम का। ठीक, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, Q डैश की वैल्यू यहां से पुट कर दीजिए और यहां से Q0 बाई V0 की वैल्यू निकाल लो, वही आंसर होगा, और देखना वही पिछले वाला ही आंसर आएगा। ठीक है, Q0 बाई V0 की वैल्यू। ठीक, चलो, तो एक ये हो गया। दूसरा केस देखते हैं। ठीक है, ये तो पहला हो गया जिसमें क्या कर रहे हैं, हम अंदर वाले स्फीयर की अर्थिंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा स्फीयर का देखते हैं। तो बच्चों यहां पे सेकंड पार्ट लिखिए, इसमें सेकंड पार्ट है कि अब बाहर वाले स्फीयर की अर्थिंग कर देते हैं। तो ये स्फीयर है और ये इसके बाहर वाले स्फीयर की अर्थिंग कर दी गई। ये रेडियस R1 है और ये रेडियस R2। अब क्या होगा, ठीक है, अब देखो, अगर यहां पे आप क्या बाहर वाले स्फीयर की अर्थिंग करते हो तो एक तो कैपेसिटर कंस्टिट्यूट, मान लो कि आपने क्या किया V, देखो इसका पोटेंशियल तो हमेशा 0 ही होना है। ठीक है, आप कुछ अंदर वाले पे ऐसा चार्ज देते हो कि इसका पोटेंशियल V हो जाए, तो देखो एक तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां आया, तो यहां पे एक कैपेसिटर कंस्टिट्यूट हुआ। अब देखो बाहर वाले का आप कुछ भी कर लीजिए, उसका पोटेंशियल रहना कितना है, 0। अच्छा, इंफिनिटी का भी पोटेंशियल 0, इसका मतलब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हुआ, 0 का। मतलब इस बार आउटर स्फीयर इंफिनिटी के साथ कोई कैपेसिटेंस नहीं बनाया। ठीक है, तो यहां पे कैपेसिटेंस कुछ भी नहीं हुआ, यहां एकमात्र कैपेसिटेंस बना और वो है खुद के स्फीयर के बीच में कैपेसिटेंस। तो इसका मतलब इस बार C इक्विवेलेंट कितना आएगा, C1 प्लस C2, जिसमें C2 0 है और C1 की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। समझ में आया ये बात? ठीक है, तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन हो गए। अब आपको एक क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक के ऊपर मैं देता हूं, उसको सोचिएगा कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है और उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये नीट वाले बच्चे नहीं करेंगे, नीट वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, स्पेस बिटवीन स्फेरिकल शेल इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक whose dielectric constant depends on radial distance small r given by k is equal to alpha by r, k is equal to alpha by r, और इसके आगे लिख लीजिएगा ऐसे, k is equal to alpha by r, जहां पे r जो है वो ग्रेटर देन a लेस देन 2a।
ठीक है। तो यहाँ पे है क्या, एक स्फीयर ए रेडियस का है और एक स्फीयर 2a रेडियस का है, ठीक। और इन दोनों स्फीयर के बीच का ये जो मीडियम है, ये वाला मीडियम, ये डाइलेक्ट्रिक से भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है, वो डाइलेक्ट्रिक जो है वो इस तरीके से रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, ठीक। सॉल्व करोगे तो एक तो यह है कि कैपेसिटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम इनके बीच का निकाल लो और E डॉट डी आर से कर लो, ठीक है। दूसरा ये तरीका है कि आप इसको कई सारे पतले पतले शेल्स में बांट के, और ये देख लो कि अगर इन दोनों के अक्रॉस बैटरी हम लगाते हैं तो जितने भी पतले पतले ये शेल्स आप मानोगे, सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो इसका मतलब वो सारे जो डी आर विड्थ के शेल्स हैं उनको एक अलग आप कैपेसिटेंस मानिए, और फिर आप उसको क्या करो कि सॉल्व करोगे उसको सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में लेके, और फिर उसके बाद उसका इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा इस चीज़ को समझने के लिए, ठीक है। अदरवाइज अगली क्लास जो हम लेंगे जिसमें सारे प्रॉब्लम जो कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का और साथ में ये वाला प्रॉब्लम, उसमें आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में वो सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मैं बताऊंगा और साथ में HCV के जो कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हैं उनका सोल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। उनके सोल्यूशन को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। तो यहाँ पे कैपेसिटर चैप्टर बच्चों समाप्त होता है। आप लोग का अगले आने वाले 4-5 दिन के अंदर आपके पास मैसेज पहुँच चुका होगा टेस्ट के लिए। नीट वाले बच्चों का नीट लेवल का टेस्ट होगा, जेई वाले बच्चों का एडवांस का टेस्ट होगा 1 घंटे का, ठीक है। मन लगा के करो, हमने अपनी तरफ से कैपेसिटर में कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ कवर कर दिया है, जिससे आप HCV पूरा लगा सकते हो, बुकलेट पूरा लगा सकते हो। उसके अलावा आप जहाँ मन करे वहाँ से क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आप यहाँ का क्वेश्चन मत लगाओ, ठीक है। जहाँ से आप सुटेबल हो रहे हो, अब आप इतने काबिल बन चुके हो कि आप वहाँ के क्वेश्चन लगा सको, ठीक है। तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि अगर आपने वीडियो लेक्चर प्रॉपरली पढ़ा हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट आपने कवर कर लिए हैं, तो सारी ही चीज़ें आप कर सकते हो। कहीं का भी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचा है जो चीज़ आप ना कर पाओ, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्लास में आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी की क्लास होगी, ठीक है। बाकी साथ में वो प्रॉब्लम वाला वीडियो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।